हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने वॉर्टेक्स फ्लोज के थ्योरीज़ को बहुत ही अच्छे से देखा था। दोनों ही फ्री वॉर्टेक्स एंड फोर्स्ड वॉर्टेक्स के बारे में गाइस हमने जाना था। उसके रिलेटेड थ्योरीज़ हमने देखा था और कैसे बेसिकली हम अलग अलग इक्वेशंस के नतीजे पे पहुँचे थे। स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन अलॉन्ग अ कर्व्ड स्ट्रीमलाइन से हमने स्टार्ट किया था और वहाँ से हम आगे की ओर मूव किए थे गाइस। वॉर्टिसिटी के बारे में भी देखा था हमने और इन सब चीज़ों को फिर मैंने सिलेंड्रिकल वॉर्टेक्स से भी रिलेट किया था, सिलेंड्रिकल फ्री वॉर्टेक्स एंड सिलेंड्रिकल फोर्स्ड वॉर्टेक्स से गाइस। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, इसके पिछले वाले लेक्चर को, तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देखो, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप इस लेक्चर को देखोगे तो बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा गाइस, वो आपको समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसीलिए आप पहले उस लेक्चर को देखो फिर यहाँ पे आओ। तो इसमें मैंने बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम लिए हैं। सबसे पहले मैंने बेसिक्स 3 प्रॉब्लम लिए हैं, उसके बाद फिर जेईई एडवांस IIT कानपुर ने जो सैम्पल पेपर में एक सवाल डाला था उसको लिया है, और फिर एक पाथ फाइंडर से मैंने क्वेश्चन लिया है ओलंपियाड्स वाले। तो चलो गाइज, अभी हम इन सब सवालों को एक एक करके देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनको सॉल्व आखिर हम कैसे करें उन सब चीज़ों का यूज़ करके जो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो सबसे पहले देखो, ये कुछ सवाल इस तरीके से बोल रहा है कि ए हॉलो सिलेंडर ऑफ 0.6 मीटर डायमीटर है जो कि टॉप से ओपन है। तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ दी हॉलो सिलेंडर। ऐसा कुछ होगा हॉलो सिलेंडर हमारे पास, ऊपर से ओपन है और इसका जो कुछ डायमीटर है, दिस इज़ हाउ मच, 0.3 मीटर है, दैट इज़ रेडियस, बिकॉज डायमीटर इज़ 0.6 मीटर। कंटेन्स सम लिक्विड एंड स्पिन्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। इसके अबाउट स्पिन किया गया है, प्रोड्यूसिंग अ फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन। लेट अस सपोज दैट RPM इज सम ओमेगा। ऐसे इसके अबाउट, ये नीचे से ऐसे क्लोज है, ओपन, ऊपर से टॉप ओपन है, इसमें कुछ लिक्विड भरी है। लेट अस सपोज किसी एक पर्टिकुलर हाइट तक, यहाँ तक ऐसे लिक्विड फिल होगा इसमें। बोल रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वेसल सो दैट द लिक्विड जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वेसल एंड बिगिन्स टू अनकवर द बेस एट 100 RPM। तो सबसे पहले गाइज आप सवाल को अच्छे से समझो कि हमें हाइट निकालना है वेसल का। कैसे, वो हाइट कैसे आप निकालोगे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ गिवन है कि जो लिक्विड है उसको आप रोटेट कर रहे हो, फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन कर रहे हो, तो उसको रोटेट करने के बाद लिक्विड जस्ट रीच कर रही है टॉप ऑफ द वेसल को, और जो नीचे बेस है वो जस्ट अनकवर हो रहा है। तो अगर कुछ मैं ऐसे सिलेंडर यहाँ पे बनाऊँ, देखो लाइक दिस, तो स्टार्टिंग में मान लो यहाँ तक अगर कुछ हुआ हमारे पास, तो रोटेट करने के बाद इसके अबाउट जब आप रोटेट करोगे किसी एक पर्टिकुलर RPM से, तो सवाल में बोल रहा है कि ये चीज़ जस्ट टॉप हाइट पे पहुंची है। देखो, लिक्विड जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वेसल। हमें पहले ये शेप पता है, जब आप लिक्विड को ओमेगा से ऐसे सेंटर के अबाउट फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन में दोगे तो ये पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन बनाएगा। ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन भी बताया है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। वहाँ से ही बेसिकली हम हाइट में डिफरेंसेस निकालते थे और वो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन की इक्वेशन होती थी। तो वो कुछ ऐसे ही है, बट ये सवाल में दिया है कि जस्ट रीचेज द टॉप। तो देखो, इसने जस्ट टॉप रीच किया है और नीचे से जो है वो जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ द वेसल एंड बिगिंस टू अनकवर द बेस, मतलब अनकवर द बेस। तो ये वाला जो यहाँ पे मैंने बनाया है ये कुछ ऐसा होगा, मतलब जस्ट बिगिंस टू अनकवर। तो ये जस्ट यहाँ पे ऐसा होगा और ऐसा होगा गाइज हमारे पास। तो जो ऊपर में मैं बनाया हूँ वो ऐसा बेसिकली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, तो आपको उन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। एक तो वो जस्ट रीचेज द टॉप हो रहा है और एक जस्ट बिगिंस टू अनकवर द बेस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अभी जस्ट वो टच में है, इससे ज़्यादा आप जैसे ही RPM दोगे तो ये थोड़ा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो बीच में बेस जो है वहाँ पे थोड़ी सी भी लिक्विड नहीं होगी, तो वहाँ पे वेट नहीं होगा सरफेस, वो लिक्विड छोड़ चुकी होगी वहाँ पे सरफेस। तो ये जस्ट लिमिटिंग केस के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा कुछ हमारे पास है A पार्ट में। तो हमें ये हाइट निकालना है बेसिकली गाइस, दिस हाइट h, इसको आप h2 मान लो। लेट अस सपोज दिस इज 0.2 एंड लेट अस सपोज दिस इज 0.1, जैसा हमने करते थे अभी। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाला इक्वेशन हमें पहले से मालूम है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो अगर P2 माइनस P1 अपॉन ρg में लिखूंगा, आई एम बेसिकली यूजिंग द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। दिस इज इक्वल टू क्या होता था, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन 2g, मतलब V2 स्क्वायर अपॉन 2g माइनस ऑफ V1 स्क्वायर अपॉन 2g। तो V2 स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, V इज इक्वल टू R ओमेगा होता है इन केस ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स मोशन, ये भी हमने पढ़ा था। तो R ओमेगा, यहाँ के देखो रेडियस बेसिकली हमें यूज़ करनी पड़ेगी यार, दैट इज दिस 0.3 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं R2 लिखता हूँ, R2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g
माइनस ऑफ दिस R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1 पॉइंट पे जो रेडियस है दैट इज 0 है, तो 0/2g ये 0 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हम सेंटर से ले रहे हैं, तो सेंटर से रेडियस सेंटर पॉइंट पे ही आप हो तो रेडियस 0 है। तो ये कुछ इक्वेशन होगा। और यहाँ पे आप देखोगे गाइज अभी, तो P2/ρg को मैं क्या लिख सकता हूँ, P2/ρg इज बेसिकली देखो फ्री सरफेस से जो हाइट है वही है बेसिकली P2/ρg, ये भी मैंने बताया पिछले लेक्चर में। तो ये H2 हो जाएगा आपके पास, तो H2 माइनस ऑफ H1। अभी H1 हमें पता है यहाँ पे हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट 0 है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विड की कोई हाइट है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू दिस रेडियस। रेडियस कितना है 0.3, तो 0.3 स्क्वायर आप कर लो, 0.3 स्क्वायर इंटू ओमेगा 100 RPM दिया हुआ है, तो उसको मैं देखता हूँ अपॉन 2g कुछ ऐसा होगा। तो अभी ओमेगा को आप क्या लिखोगे, जब 100 RPM गिवन है तो RPM इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो 101 रिवोल्यूशन इज 2 पाई रेडियन, तो दिस मच रेडियन अपॉन मिनट है, तो आपको 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये कुछ ओमेगा होगी। तो यहाँ से जो H2 आएगा जो हमें बेसिकली निकालना है वो क्या आएगा, 0.09 इंटू 100 इंटू 2 पाई अपॉन 60, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड इंटू 1/2g, ये बेसिकली हमारे पास गाइस हाइट आ जाएगी। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे गाइस तो ये 0.503 मीटर्स अप्रॉक्सीमेटली आएगा, दैट इज़ बेसिकली हाइट। ये जो कंटेनर है अपना, जो सिलेंडर है, उसकी बेसिकली हाइट होगी। दिस हाइट इज़ व्हाट 0.503 मीटर्स। तो ऐसे आपको फाइंड करना था गाइज यूजिंग दी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। वहाँ से आपको हाइट की रिलेशनशिप पता है, ये सब मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो जिन्होंने भी पिछले लेक्चर देखा उसके लिए सवाल बहुत ही आसान था। अभी पार्ट बी पे देखते हैं गाइज। तो देखो पार्ट बी क्या बोल रहा है कि अभी इफ़ द स्पीड इज़ नाउ इंक्रीज टू 130 RPM, अभी ओमेगा जो न्यू है हमारे पास दैट इज़ 130 RPM है, मतलब इस समय 100 RPM पे ये घुमाया जा रहा था इसको फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो। अभी जैसे ही इसकी RPM बढ़ाई जाएगी तो अभी क्या हो जाएगा, ये कुछ ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा और ये कुछ यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ सिमेट्रिकल सा मामला होगा। तो इतना जो सरफेस बचेगा ये वेट नहीं रहेगा, पानी सिर्फ इतने सरफेस में ही रहेगा, या जो भी फ्लूइड है वो सिर्फ इतने सरफेस पे ही रहेगा ऐसा। तो ये वाला सरफेस जो है उसकी बेसिकली कुछ रेडियस होगी, लेट अस सपोज दिस रेडियस इज R1, और ये बड़ा वाला रेडियस हमें R2 पता है, दिस बिगर रेडियस इज बेसिकली व्हाट R2, और ये छोटा वाला रेडियस जहाँ तक वो वेट नहीं है सेंटर से वो बेसिकली R1 हो जाएगा, ऐसा जस्ट सपोज करो। तो ऐसा कुछ मामला होगा जब आप RPM यहाँ से इंक्रीज करोगे। तो कह रहा है व्हाट एरिया ऑफ द बेस विल बी अनकवर्ड, तो एक्चुअली वही पूछ रहा है। देखो जो R1 आप जब निकाल दोगे तो पाई R1 स्क्वायर निकालोगे तो उतना ही एरिया जो रहेगा वो अनकवर्ड होगा, इतना एरिया, बीच में कुछ ऐसा सर्कल सा ये होगा, तो उतना ही एरिया अनकवर्ड होगा बिकॉज दिस इज़ अ सिलेंडर, तो वो सर्कुलर ही होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अभी क्या करना है, सेम इक्वेशन यूज़ करनी है आपको। यहाँ पे हमारा P2 है, यहाँ पे हमारा P1 है, तो P2 माइनस ऑफ P1/ρg है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू R2 ओमेगा दिस स्क्वायर अपॉन 2g माइनस ऑफ R1 ओमेगा दिस स्क्वायर अपॉन 2g, यही आपको यूज़ करना है। आपको R2 पता है, R2 इज़ हाउ मच, दैट इज़ 0.3 मीटर्स। आपको बेसिकली R1 निकालना है या R1 स्क्वायर निकालना है। ओमेगा आपको पता है, बाकी सब चीज़ें पता है, ये आपको हाइट डिफरेंस पता है, P2/ρg एंड P1/ρg। P2/ρg बेसिकली क्या होगा, हाइट आपको भी पता है, दैट इज़ 0.503, तो 0.503 माइनस अगेन P1/ρg, यहाँ पे हाइट तो अभी भी बेसिकली 0 ही है, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g आप कॉमन ले सकते हो, एंड दिस इज R2 स्क्वायर। R2 क्या अपने पास 0.3 स्क्वायर है माइनस ऑफ R1 स्क्वायर, ये है यहाँ से। तो यहाँ से आप इजीली गाइज R1 निकाल सकते हो। ओमेगा आपको मालूम है दैट इज़ 130 RPM। इसको अगर मैं वापस से यहाँ पे लिखूँ तो 0.503 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, एंड दिस इज़ 0.09 माइनस ऑफ R1 स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.503 मल्टीप्लाइड बाई 2g अपॉन ओमेगा हमारे पास है 130 RPM है, तो 130 इंटू 2 पाई अपॉन 60 स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.09 माइनस ऑफ R1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले आप इस टर्म को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे आप निकालोगे R1 स्क्वायर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.037 के बराबर आएगा। तो यहाँ से जस्ट आपको पाई से मल्टीप्लाई कर देना है गाइज, बिकॉज पाई R1 स्क्वायर इज बेसिकली दैट एरिया विच इज़ बेसिकली अनकवर्ड, जो अनकवर होगा RPM बढ़ाने के बाद। सो दैट विल बी इक्वल टू 0.116 मीटर स्क्वायर,
इतना बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली गाइज आंसर होगा हमारे पास जितना बेस एरिया अनकवर्ड होगा। तो ऐसा हमें पहला सवाल के 2 पार्ट्स करने थे, बहुत ही अच्छे ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ए पार्ट से आपको अंदाज़ा लगेगा कि वैसी सिचुएशन कब आएगी जो ये जस्ट अनकवर करना स्टार्ट किया और टॉप ऑफ दी हाइट ऑफ द सिलेंडर तक गया वो, और पार्ट बी में जस्ट और उससे आरपीएम इंक्रीज किए तो उसका अफेक्ट क्या है वो भी देखने को मिला। अभी चलो गाइस सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, अभी सिलेंडर जो है क्लोज्ड है, पिछले सवाल में ओपन था, कह रहा क्लोज सिलेंडर 0.5 मीटर इन डायमीटर एंड 0.4 मीटर इन हाइट, मतलब हाइट और डायमीटर सेम है, उसको फिल किया गया विथ ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.80। तो सबसे पहले मैं अगर ऐसा सिलेंडर बनाऊंगा, देखो ऐसा कुछ हमारे पास सिलेंडर होगा लाइक दिस, जिसकी बेसिकली ये जो डायमीटर है वो भी 0.4 है गाइज हमारे पास, 0.4 मीटर, और ये जो हाइट है दिस इज़ बेसिकली ऑल्सो 0.4 मीटर्स। इसमें पूरा फिल किया गया, मतलब ऑयल पूरा फिल्ड है हमारे पास, ऑयल इज़ कम्प्लीटली फिल्ड, ऐसा लिखा गया है फिल्ड विथ ऑयल, और जो ऑयल है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज़ 0.80, इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी है उस ऑयल का। कह रहा है द सिलेंडर इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट किया गया उसको 200 आरपीएम पे, तो कह रहा है कैलकुलेट द थ्रस्ट ऑफ ऑयल ऑन टॉप एंड बॉटम कवर्स ऑफ द सिलेंडर। ओके, जब अभी इसको रोटेट किया गया सिलेंडर को, इसमें ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.80, इसको 200 आरपीएम से रोटेट किया गया है, तो उसके टॉप पे कितना थ्रस्ट लगेगा और उसके बॉटम पे कितना थ्रस्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि थ्रस्ट लगेगा कैसे, ऊपर क्यों थ्रस्ट लगेगा, नीचे क्यों थ्रस्ट लगेगा। तो अगेन सबसे पहले आपको प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से सोचना है। देखो यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले सेंटर को बनाऊँ, ऐसा कुछ ऊपर वाले सेंटर को बनाऊँ और मैं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिखूँ यहाँ पे किसी आर रेडियस पे, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिखूँ, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लिखने के लिए अगर मैं आर रेडियस पे डी आर थिकनेस की किसी एक एरिया को चूज़ करूँगा, दिस इज़ आर रेडियस एंड दिस इज़ डी आर, तो इस एरिया पे, ये वाला जो एरिया है उस पर आप फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हमें अगेन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पता है गाइस, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे पता है, P अपॉन रो जी दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2G है, ये हमें पता है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी पिछले सवाल में भी इसी पे डिस्कशन हुई थी हमारी। तो यहाँ से आप अगर इस पॉइंट पे आर पॉइंट पे प्रेशर लिखोगे तो बेसिकली क्या होगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, जो P होगा दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो अपॉन 2, इतनी कुछ प्रेशर होगी यहाँ पे। अभी आप फोर्स निकालोगे, फिर इस प्रेशर को इस एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, ये एरिया कितना होगा, देखो आर रेडियस है तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होगा, तो 2 पाई आर डी आर करोगे, सो दैट विल बी बेसिकली एरिया, इतनी एरिया पे इतनी प्रेशर फोर्स लग रही है, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई डी ए करोगे दैट इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा हमारे पास, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर, कुछ ऐसा होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से होगा पाई रो ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज आर क्यूब डी आर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप f निकालोगे तो f को आप बेसिकली कैसे लिखोगे, देखो f को लिखोगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो यहाँ पे पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, आर क्यूब डी आर ऐसा होगा, एंड जो रेडियस है वो 0 से ये कंप्लीट रेडियस r पे जा रहा है, r कितना है 0.2 मीटर्स है, तो 0 to 0.2 मीटर्स आपको फोर्स मिल जाएगी बेसिकली। तो ये आपको एक तो कैलकुलेट करना पड़ेगा टू गेट द फोर्स, जो ये आपको फोर्स मिला है ये बेसिकली टॉप में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, बॉटम पे भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है, बिकॉज आप पूरे सिलेंडर को एक सॉलिड बॉडी रोटेशन है, मैंने बताया था लेक्चर्स में, तो सॉलिड बॉडी रोटेशन है 200 आरपीएम से आप रोटेट कर रहे हो, तो ऊपर और नीचे जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से फोर्स होगी वो सेम होगी। बट क्या टॉप एंड बॉटम कवर्स पे सेम थ्रस्ट होगी क्या, ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि जो टॉप थ्रस्ट पे होगी उस पर सिर्फ यही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्स लगेगा, बट जो बॉटम थ्रस्ट होगी उस पर इतने फ्लूइड का वेट का भी फोर्स लगेगा, तो बॉटम पे आपको वेट का भी फोर्स को जोड़ना पड़ेगा, बट टॉप पे जो है वो सिर्फ इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाले फोर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन वाला फोर्स निकालते हैं गाइस, F इज इक्वल टू पाई रो ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट, R टू द पावर 4/4 होगा, R कितना है 0.2, तो 0.2 टू द पावर 4/4 अपने पास हो गया इंटीग्रेट करने के बाद, सो पाई एंड दिस डेंसिटी इज व्हाट 800 लेना पड़ेगा अपने को kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 200 है, सो 200 इंटू 2 पाई अपॉन 60,
इसको आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.2 अपॉन 4 करनी पड़ेगी। दिस इज बेसिकली फोर्स ऑन टॉप। अभी फोर्स ऑन बॉटम आप निकालोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन टॉप प्लस ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड। वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होगा? दिस विल बी नथिंग बट डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो अभी आप वॉल्यूम कैसे निकालोगे? वॉल्यूम इज दैट ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट विल बी वॉल्यूम। तो सबसे पहले तो एफ टी आप निकाल लो, उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा आपको? रो, दैट इज 800 मल्टीप्लाइड बाई दैट जी मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू आर कितना है 0.2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.4। तो ये आपको करना पड़ेगा टू गेट द फोर्स एट द बॉटम, ये आपको करना पड़ेगा टू गेट द फोर्स एट द टॉप। तो इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट दिस एफ टी देन यू विल गेट, सो दिस इज बेसिकली 440.3 न्यूटन, ये इतना आपके पास आएगा फोर्स, एंड दिस विल बी 440.3 प्लस 394.28 एंड दैट इज इक्वल टू 834.58, दिस मच न्यूटन। दिस इज बेसिकली द अप्रॉक्सीमेट आंसर गाइज। सो ये बेसिकली टॉप पे फोर्स आ जाएगा एंड वेट एडिशन करने के बाद जो बॉटम पे फोर्स आएगा वो बेसिकली इतना हो जाएगा गाइज। सो दिस इज बेसिकली द आंसर। तो ये भी बहुत ही आसान था, जस्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बेस्ड था ये भी सवाल। अभी देखते हैं गाइज थर्ड सवाल क्या बोलता है। थर्ड सवाल देखो क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर एट द आउटर एज ऑफ अ टोर्नाडो। ओके, दिस इज समथिंग अबाउट टोर्नाडो गाइज। सो टोर्नाडो बेसिकली आप देखोगे तो ये नेचुरल अकरेंस, नेचुरल कॉज के थ्रू बनता है, कुछ भी यहाँ पे फोर्स्ड इफेक्ट नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ फोर्स्ड वॉर्टेक्स। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो दिस इज समथिंग फ्री वॉर्टेक्स। उसके बाद बोल रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ एयर एट द आउटर एज ऑफ द टोर्नाडो। तो टोर्नाडो कुछ ऐसा हमारे पास बनेगा लाइक दिस। तो उसके आउटर एज पे यहाँ पे मान लो जो वेलोसिटी है हमारे पास, तो वो हमें दिया गया है 12 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज, बट पूरी स्टेटमेंट अगर आप पढ़ोगे तो बोल रहा है कि वेयर द प्रेशर इज 750 mm ऑफ एच जी एंड डायमीटर 30 mm। तो डायमीटर 30, नॉट mm बट मीटर्स, तो डायमीटर 30 मीटर है और प्रेशर वहाँ पे सबसे आउटसाइड पे प्रेशर जो है दैट इज 750 mm ऑफ एच जी, मतलब मरकरी दी हुई है। तो सबसे पहले तो फ्री वॉर्टेक्स में जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू c अपॉन r होता है, ये हमने पढ़ा है, दैट इज कांस्टेंट अपॉन r, ये फ्री वॉर्टेक्स में हमारे पास होता है। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। सवाल सबसे पहले क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द वेलोसिटी। दूसरा क्या पूछा है? प्रेशर ऑफ एयर। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी देखते हैं बिकॉज हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं, बट कहाँ पे वेलोसिटी? दैट इज एट अ रेडियस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम द एक्सिस। 30 मीटर्स पे आपको वेलोसिटी मालूम है, दैट इज 12 मीटर्स पर सेकेंड, बट ये 30 मीटर्स एक्चुअली क्या है? दैट इज डायमीटर। तो 30 मीटर सेंटर से नहीं है बल्कि सेंटर से 15 मीटर्स है। तो 15 मीटर्स पे आपकी वेलोसिटी 12 मीटर्स पर सेकेंड है। आपको 2 मीटर रेडियस, 2 मीटर फ्रॉम द एक्सिस, मतलब 2 मीटर रेडियस पे आपको वेलोसिटी निकालनी है। ये आपका सबसे पहला टास्क है। तो हमें पता है r इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है बिकॉज दिस इज कॉन्स्टेंट। सो सबसे पहले देखोगे r इज 15, वेलोसिटी इज 12, दूसरे का r इज 2, वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी। तो यहाँ से 2 टाइम्स 6 इज 12, v इज वॉट 90, सो दिस इज 90 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो बहुत ही आसान था, वेलोसिटी डायरेक्ट आ गई। दूसरी बात अभी पूछ रहा है हमें प्रेशर ऑफ एयर। तो फ्री वॉर्टेक्स में हमने पढ़ा था, फ्री वॉर्टेक्स बेसिकली एक काइंड ऑफ इरोटेशनल वॉर्टेक्स है, इरोटेशनल मोशन है। तो वहाँ पे आप किसी भी स्ट्रीमलाइन के अबाउट, एक स्ट्रीमलाइन से दूसरे स्ट्रीमलाइन में आप बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूँ, एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे मतलब नो हाइट डिफरेंस, तो प्रेशर प्लस जो वेलोसिटी होगा P1 बाई रो जी प्लस ऑफ V1 स्क्वायर बाई 2g, वो होगा P2 बाई रो जी प्लस ऑफ V2 स्क्वायर अपॉन 2g, इसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू दी बर्नौलीज थ्योरम गाइज। तो अगर P1 को आप ये 15 मीटर वाला मानोगे तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्रेशर दी गई है। कितनी प्रेशर है? 750 mm ऑफ Hg है। 750 mm ऑफ Hg को आप देखो, उसके लिए आपको क्या दिया गया है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6, मतलब 13,600 kg पर मीटर क्यूब आपकी डेंसिटी है। तो P कितना होगा? रो जी एच होगा। तो यहाँ पे जो रो होगा दैट इज 13,600 मल्टीप्लाइड बाई जी इज 9.81 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच कितना है? दैट इज 750 गिवन है, mm गिवन है, तो इंटू 10⁻³ आप करोगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन रो जी। तो यहाँ पे ये वाला रो किसका है? एयर की बात कर रहे हैं। एयर का कितना गिवन है? दैट इज 1.2 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1.2
इंटू 9.81 करना पड़ेगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। दिस प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है 12 है, सो v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 करनी पड़ेगी, एंड दैट इज इक्वल टू p2 अपॉन रो जी गाइज, p2 अपॉन 1.2 इंटू 9.81। बेसिकली हमें यही प्रेशर निकालना है, प्लस v2 स्क्वायर, v कितना है दैट इज़ 90 स्क्वायर अपॉन 2g, 2 इंटू 9.81, ये हमारे पास कहीं ना कहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसमें इसको सम कर दो, उसके साथ ये माइनस कर दो, और ये दोनों को फिर मतलब इसको कैलकुलेट करके जस्ट आपको P2 निकालना है। तो मैं अगर डायरेक्ट P2 निकालो गाइस, तो P2 बेसिकली 8094.5 आएगा, बेसिकली P2 अपॉन रो जी, अगर ये आप देखोगे तो। सो ये बेसिकली हमें क्या आया, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू दी, मतलब ये हाइट आया, बट हाइट ऑफ एयर कॉलम आया, एयर कॉलम की इतनी बेसिकली हमारे पास हाइट हुई, बिकॉज दिस इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी ऑफ ये मर्करी लूँगा, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये 1.2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आपको डिवाइड बाई कितना पड़ेगा, दैट इज़ 13,600 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देन यू विल बेसिकली गेट द हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, अगर उसमें आपको आंसर निकालना है तो, क्योंकि पहले का प्रेशर मर्करी कॉलम के टर्म्स में ही दिया हुआ है गाइस। तो ये आप करोगे तो ये रो ऑफ Hg हो जाएगा, यहाँ पे तो निकल जाएगा। तो ये बेसिकली कितना आएगा आपके पास, ये अप्रॉक्सीमेटली आपके पास आएगा 714.22 mm ऑफ Hg, इतना कुछ आएगा गाइस। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा आपको मतलब इसमें चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने लेक्चर पिछली वाली बहुत अच्छे से देखी है तो ये फ्री वॉर्टेक्स का सवाल था, पिछला वाला तो फोर्स्ड वॉर्टेक्स का सवाल था गाइस। तो अभी चलो आगे चलते हैं। हाँ, ये था वो सैम्पल प्रॉब्लम का सवाल जो मैं बोल रहा था। IIT कानपुर ने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था जस्ट बिफोर दी JEE एडवांस 2024, तो उसका ये सवाल था जो कि इससे रिलेशन में था, और तभी मैंने ये पूरे फ्री एंड फोर्स्ड वॉर्टेक्स को इस मतलब लेक्चर डेडिकेटेडली बनाया है, उसके बाद सवाल लिया है, ताकि आगे के JEE एडवांस में अगर कहीं इधर से टच थोड़ा बहुत किया तो आप कंफर्टेबली उसको सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो उस पर्सपेक्टिव में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों लेक्चर हैं, तो आप ध्यान से देखना, सवाल भी ध्यान से करना। तो देखो ये सवाल क्या बोल रहा है कि एक बीकर है हमारे पास जिसकी रेडियस स्मॉल r है, दिख रहा है आपको फिगर में, एंड दैट इज़ फिल्ड विथ मर्करी पार्टली अप टू अ हाइट h, हाइट h तक पार्टली इनिशियली भरा हुआ है वो। उसके बाद उसको रोटेट किया जा रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, यहाँ आपको दिख रहा है दिस इज ओमेगा नॉट से रोटेट किया जा रहा है, एंड ये वो वेसल है। कह रहा है द मर्करी सरफेस अटेन्स अ पैराबोलिक शेप, ये वाला शेप जो है दिस इज बेसिकली द पैराबोलिक शेप जो अटेन कर लिया है। मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है दिस इज बेसिकली द पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, इसको हम पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन बोलते हैं। एंड जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी, ये बेसिकली कोई ऐसा एक पूरा कंप्लीट सर्कल बनाएगा जिसकी जो रेडियस होगी वो कैपिटल R गिवन किया है। उसके बाद बोल रहा है कि दिस मर्करी सरफेस एक्ट्स एज अ मिरर, यही मर्करी का जो सरफेस है ये वाला, दिस एक्ट्स एज अ मिरर, बेसिकली कनकेव मिरर, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा आपके पास तो कनकेव मिरर होगा। और जो ऑब्जेक्ट है फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट केप्ट एट हियर 0,y0 डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट का, लेट 0,0 बी ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन है, बी द पोल ऑफ द मिरर, देन y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, तो y आया आपको y कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज निकालनी है गाइस। तो इसमें भी अगर आप देखा जाए तो बहुत ही आसान सा सवाल है ये, बट इसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैसे निकालोगे। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आप निकाल लिया, ये r गिवन है, अगर आप इसके ऑप्शंस को देखोगे तो r के टर्म्स में डायरेक्टली नहीं है, अगर डायरेक्टली r के टर्म्स में होता तो सभी हमें को पता है दैट इज़ 1/v प्लस ऑफ 1/u दैट इज़ 1/f होता है। सो f इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ 2r होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट r के टर्म्स में आंसर निकाल सकते थे, बिकॉज यू नो u आपको पता है, u इज़ बेसिकली माइनस ऑफ y0 है हमारे पास, तो वहाँ से आप, एंड दिस f इज़ ऑल्सो माइनस ऑफ माइनस के टर्म्स में होगा क्योंकि ये मिरर के उस तरफ ही है, साइन कन्वेंशन आपको पता होगा मिरर का, तो ये माइनस y0 होगा और ये भी नेगेटिव के टर्म्स में होगा, तो वहाँ से आप v डायरेक्टली r और y0 के टर्म्स में निकाल सकते हो। बट यहाँ पे ऑप्शन में वैसा गिवन नहीं था, तो r को आपको निकालना था, तो उसके लिए आपको पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब जो आपकी ये सरफेस है, ये पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन का, इसकी इक्वेशन आपको आनी थी। तो इसकी इक्वेशन अगर आपको आती तो वहाँ से आप कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर आराम से y के टर्म्स में आप लिख सकते थे, g ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते थे जिसमें आंसर गिवन किया हो, तो वहाँ से आपको r आनी थी। तो r का जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस दैट इज़ 1/dy/dx, इसका होल स्क्वायर है, एंड दिस टू द पावर 3/2 है, एंड अपॉन
d2y अपॉन dx2 है। तो ये बेसिकली आपको मालूम होनी चाहिए थी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये भी फॉर्मूला होता है। और पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन तो आपको पहले ही मालूम है गाइस। अगर मैं y लिखूंगा तो y को मैं क्या लिखूंगा, y इज़ बेसिकली देखो p अपॉन रो जी। अगेन मैं हाइट यहाँ से बोलूँगा तो सपोज करो यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ की बात कर रहा हूँ जिसकी हाइट नीचे से बेसिकली y। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ तो ये y है और यहाँ से बेसिकली कुछ एक हमारे पास हाइट होगा जस्ट सपोज, विच इज़ बेसिकली गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि जो ओमेगा नॉट है उसको चेंज नहीं किया जा रहा है। तो ये जो हमारे पास होगा ये कांस्टेंट होगा, कुछ एक y1 मान लो आप, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा और ये y बेसिकली थ्रू आउट ऐसे वेरी करेगी। दिस y इज़ बेसिकली वेरिएबल। तो यहाँ से अगर उसके तहत आप लिखोगे सो दिस विल बी वॉट y माइनस ऑफ y1 बेसिकली हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दिस विल बी नथिंग बट y माइनस ऑफ दिस y1 कांस्टेंट। p के टर्म अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या होगा, जो y पॉइंट पे है दैट इज उसको p2 लिखो तो p2 अपॉन रो जी माइनस ऑफ दिस p1 अपॉन रो जी। अगर y1 के टर्म्स में लिखो तो ऐसे लिखूंगा। तो इसको मैंने बेसिकली हाइट के टर्म्स में लिखा है, इसको हाइट के टर्म्स में लिखा है एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली प्रेशर वाला अगेन वेलोसिटी वाला मतलब r ओमेगा। तो वहाँ पे कुछ r ओमेगा होगा तो आप मीडियम मतलब मिडिल पॉइंट से सेंटर पॉइंट से रेडियस लिखोगे। सेंटर पॉइंट से रेडियस क्या होगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा। तो इस r को आप x लिखो क्योंकि देखो ये x मतलब राइट हैंड साइड जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है दैट इज x है, तो r को मैं x लिख सकता हूँ। तो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा क्योंकि जो y1 वाला है वहाँ पे x बेसिकली 0 है, वहाँ से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास y का रिलेशन मिल गया। अगर मैं फिर से लिखूँ तो y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g हमारे पास हो गया गाइज। तो यहाँ से आपको अगर dy बाई dx निकालने को बोला जाए तो ये y1 तो कांस्टेंट है, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट 2x ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा हमारे पास दिस। तो ये हमारे पास x ओमेगा स्क्वायर अपॉन g हो गया। और यहाँ से अगर d2y बाई dx2 अगर आपको निकालने बोला जाए सो दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे लिख लो बिकॉज दैट इज ओमेगा नॉट। तो dy बाई dx आपकी x डिपेंडेंट है, तो आपको ये x डिपेंडेंट है तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली कहाँ पे चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली आपको सेंटर पॉइंट मतलब यहाँ पोल के इर्द गिर्द चाहिए आपको। तो पोल के इर्द गिर्द आपको जब चाहिए तो वहाँ पे बेसिकली क्या करोगे, इसको x इज इक्वल टू 0 पे आप लोगे यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही आप dy अपन dx निकालोगे तो दिस विल बी 0। सो ये आपका जैसे ही 0 हो जाएगा तो ऊपर ये वाला टर्म तो आपका 0 हो गया। तो अभी बचा गया दिस r इज इक्वल टू बेसिकली क्या बचा, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन d2y अपॉन dx2 दैट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन g, ये कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से f आप निकालोगे तो दैट विल बी r अपॉन 2 मतलब g अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपने पास f आ गया ऐसा कुछ। तो अभी आपके पास f आ गया, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 1 अपॉन v चाहिए प्लस 1 अपॉन u कितना होगा दैट इज माइनस ऑफ y नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन f चाहिए। f यहाँ पे क्या है देखो दैट इज g अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे g अपॉन 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर आप लिख दो। यहाँ से देखो 1 अपॉन v है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन y नॉट हो जाएगा माइनस ऑफ 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन g हो जाएगा। इसको आप निकालोगे तो g y नॉट होगा एंड दिस इज g माइनस ऑफ 2 y नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से आप v देखोगे तो दैट विल बी g y नॉट अपॉन g माइनस ऑफ 2 y नॉट ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज बेसिकली दी v एंड दिस इज बेसिकली दी आंसर टू द क्वेश्चन। तो ये शायद ऑप्शन डी था उस सवाल में, तो ऑप्शन डी बेसिकली आंसर होता। तो ये भी गाइज बहुत ऐसा टफ प्रॉब्लम नहीं था, बट आपको एक ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए था और दूसरा पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन जो कि मैंने बताया। तो बस इन दोनों को यूज़ कर लेते आप अगर, तो ये सवाल बहुत ही आसान था, कुछ ऐसे प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। अभी 5th सवाल देखते हैं गाइज जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। दिस इज़ फ्रॉम द पाथ फाइंडर। तो ये भी बेसिकली अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको बेसिकली पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आएगा कि कैसे सोचूं, कैसे अटेम्प्ट करूं। बट अगर थोड़ा एक डायरेक्शन में आप सोच पाओगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो देखो सवाल बोल क्या रहा है। सवाल बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास ऑफ रेडियस r। तो ऐसा कुछ सिलेंड्रिकल बनाने का, सबसे पहले सिलेंड्रिकल वेसल, इसकी रेडियस जो है दैट इज़ r है यहाँ से यहाँ तक, एंड दैट इज़ फिल्ड विद एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। डेंसिटी रो की आइडियल फ्लूइड से भरी हुई है अप टू हाइट h। ऐसा कुछ हाइट h मान लो, यहाँ तक ऐसा कुछ भरी हुई है। अबव इट्स फ्लैट
फ्लैट बॉटम के ऊपर। कह रहा इट इज़ नाउ सेट इनटू रोटेशन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, इसके अबाउट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेशन पे सेट कर दिया गया। कह रहा है जब स्टेडी स्टेट अचीव हुई तो द लिक्विड डज नॉट ओवरफ्लो एंड नो पोर्शन ऑफ बॉटम इज ड्राई। सबको सपोज करो स्टेडी स्टेट हमारी कुछ ऐसे अचीव हुई, कुछ एक ऐसा हुआ, मान लो कुछ एक यहाँ से ऐसा हो गया, स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हुआ जस्ट सपोज, और बॉटम को कुछ देखो अभी ड्राई नहीं है इस कॉन्फ़िगरेशन में। कह रहा है नाउ एट द सेंटर ऑफ द बॉटम अ स्मॉल ऑरिफिस ऑफ रेडियस आर इज मेड। अब सेंटर ऑफ द बॉटम में मान लो एक स्मॉल ऑरिफिस है, ऑल्दो मैं इसको बिगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बट सपोज करो ये स्मॉल ऑरिफिस है जो कि रेडियस आर की है, उसको बनाया गया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि कितना लिक्विड कैन फ्लो आउट ऑफ द वेसल। तो ये अपने में एक बहुत खूबसूरत सा सवाल है, मैं मानता हूँ एक टफ सवाल है, आपको सोचने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए क्या आपको सबसे पहले प्री रिक्वेसाइट है, क्या मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि जब आप ऐसे सिलेंडर की कॉन्फ़िगरेशन में ले आओगे, उसको रोटेट करने के बाद जब पानी ऐसा फॉर्म पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन ले लेगा और उसके बाद नीचे से आगे कोई स्मॉल होल कर देगा, तो जब पानी उसमें से बाहर जाना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे लेवल डिक्रीज़ होगा, तो ये वाली जो सिमेट्री है, मतलब जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन है, वो बेसिकली चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही रहने वाली है। लिक्विड क्यों बाहर जाने वाला है सबसे पहले तो ये आपको सोचनी पड़ेगी। पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा, ये मैंने बता दिया। अब लिक्विड बाहर क्यों जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है इसकी कुछ एक ऐसी हाइट है, यहाँ पे बताया था, इसको h1 लोगे तो ये h1 हो जाएगा कुछ, और बाद में मतलब यहाँ पे या किसी और रेफरेंस में कुछ h2 यहाँ पे हो जाएगा। तो h1 की ऑब्वियसली जब आप P1 अपॉन रो जी निकालोगे, सो दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू h1, ये h1 है। और इस सरफेस का अगर मान लो छेद नहीं है तो इस सरफेस की जो प्रेशर होगी वो बेसिकली एक तो यहाँ की प्रेशर होगी जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी एटमॉस्फेरिक, प्लस ये हाइट ऑफ लिक्विड होगा, उस हाइट ऑफ लिक्विड की जो प्रेशर जो बनाएगा वेट ऑफ लिक्विड, उसकी यहाँ पे प्रेशर बेसिकली होगी हाइट के कारण P1 अपॉन रो जी। तो एक P ATM होगा प्लस उतनी प्रेशर होगी। तो ये जो प्रेशर बना रहा है बेसिकली P एटमॉस्फेरिक से उतना ज़्यादा बना रहा है, और जब ये छेद कर दिया तो बाहर की प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, जस्ट इसके बाहर की, तो ऑब्वियसली यहाँ की प्रेशर P एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है, दैट्स वाई वो बाहर पुश हो रहा है। तो वो तभी तक बाहर पुश होगा जब तक ये हाइट पूरी डिक्रीज़ होके, जो वाटर लेवल की यहाँ पे हाइट है h1, वो पूरी डिक्रीज़ होके इसकी हाइट तक ना जाए। मतलब पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन अगर आप फाइनली देखोगे तो ये ऐसे हमारे पास है, ये सपोज करो ऐसा है, ये ऐसा है। तो पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन जब तक ये पूरा ऐसा नीचे तक नहीं आ जाएगा ऐसा, तब तक वो ऐसा तब तक वो पानी नीचे ही जाता रहेगा। लेकिन जो इसका नेचर है, जो इसकी शेप है पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन की, वो चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, देखो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g ऐसा कुछ है, तो आर पे है ओमेगा पे है, ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं। तो प्रेशर मतलब तो ये शेप में पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन में कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये सबसे पहली बात थी, सिर्फ ये शेप में चेंज होगा। तो हमें निकालना है कि कितनी फ्लूइड बाहर निकली है। तो जब कब तक बाहर निकलेगी हमें पता चल गया, जब तक ये पूरा नीचे नहीं आता तब तक बाहर निकलती रहेगी। जैसे एक बार नीचे आ जाएगा तो ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लेगा, इसके बाद और फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि कहाँ पे जाके टर्मिनेट होने वाला है ये पूरा सिचुएशन। बट जहाँ पे जाके टर्मिनेट हुआ तो कितना रेफ्रिजरेंट बाहर निकल गया, तो इसके लिए हमें ये भी मालूम है कि ये शेप चेंज नहीं होने वाला है, दिस शेप इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये वाला शेप, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको अगर यहाँ पे लोगे तो ये शेप ऐसा है। तो ऑब्वियसली इतना जो रेफ्रिजरेंट है वही बाहर गया होगा, तभी ये चीज़ जस्ट नीचे शिफ्ट हो गई है। वो चीज़ जो आपको दिख रहा है पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन वाली, वो बस धीरे धीरे ऐसे नीचे शिफ्ट होता गया। जब वो पूरा नीचे शिफ्ट हो गया तो ये कम्प्लीटली मामला स्टेबल हो गया। तो वो नीचे कैसे शिफ्ट हुआ, ऑब्वियसली जब इसको आप एक सॉलिड की तरह मानोगे तो ये जब पूरा नीचे चला गया तभी तो वो मामला पूरा ऐसा शिफ्ट हुआ नीचे, क्योंकि इतना रेफ्रिजरेंट नीचे गया। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट था जब h हाइट पे था, ये स्मॉल h हाइट, तब हमारे पास कितना था, पाई रेडियस r स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई h है, ये हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था। बाहर कितना गया उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन का यहाँ से इससे आपको वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो उतना अगर माइनस कर दोगे तो बाकी जो लिक्विड बचा, मतलब बाकी जो वॉल्यूम बचा उतनी ही लिक्विड बाहर गई होगी। क्योंकि आप इसका देखो, इसका आप नहीं निकाल सकते हो हाइट। अगर आप डायरेक्ट इसका ही निकाल लेते
तो आपको रेडियस मालूम है, ये हाइट निकल जाता तो आप निकाल लेते, बट आप डायरेक्ट हाइट इसका नहीं निकाल सकते हो। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन नहीं किया है जिससे आप ये h1 निकाल लो। तो h1 नहीं निकाल पाओगे तो आपके पास एक ही चीज़ है कि इस पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन की आपको इक्वेशन पता है, तो वहाँ से आप उसकी ही वॉल्यूम निकाल लो। उसकी वॉल्यूम निकालने के बाद आप टोटल वॉल्यूम से उसकी वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो आपके पास जितनी बच गई वही बेसिकली बाहर गया है। लेकिन वहाँ पे भी एक कैच है, दैट इज़ नॉट ऑल, वहाँ पे भी एक कैच है, वो मैं लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले इतनी चीज़ें आप समझ लो अच्छे से कि आपको पूरी वॉल्यूम इनिशियली जो है उसकी लेनी पड़ेगी और उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊँ, रेड कलर से, तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा बेसिकली। तो इसको माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली इतना रेफ्रिजरेंट बच जाएगा जो कि बाहर जाएगा, तो उतना ही वही हमें निकालना है, हाउ मच लिक्विड कैन फ्लो आउट ऑफ द वेसल। तो सबसे पहले तो इसको निकालोगे कैसे गाइस, पता चल गया, बट उसको निकालोगे आप कैसे। तो अगर देखो मैं फिर से ऐसा सिलेंडर बनाऊं लाइक दिस, ऐसा कुछ है अपने पास लाइक दिस, आपको पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन निकालनी है, इसकी निकालनी है। आपको यहाँ पे पता है दिस इज सम h1 एंड दिस इज सम h2, ये आपको पता है, ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो h2 माइनस ऑफ h1 p2 अपॉन रो जी माइनस ऑफ p1 अपॉन रो जी, दैट इज इक्वल टू, ये आपको रेडियस पता है, दिस रेडियस इज हाउ मच, r स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, ये आपके पास हो गया। और माइनस ये तो रेडियस जीरो ही हुआ है, तो h2 माइनस h1 मतलब ये हाइट हो गई, दिस इज बेसिकली h2 माइनस h1, तो ये आपके पास आ गया। ये आपके पास जैसे ही आ गया h2 माइनस h1, आप क्या करोगे, आपको इसकी पूरी रेडियस पता है, मतलब इस पूरे सिलेंडर का आपको रेडियस पता है, दिस इज r, तो आप इस हाइट को लेकर, इस हाइट को लेकर और इस रेडियस को लेकर अगर ऊपर वाले सिलेंडर का, मतलब इतने सिलेंडर का आप वॉल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट क्या है, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g अपने पास हाइट है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये पूरे इसका वॉल्यूम हो गया, ऊपर वाले का वॉल्यूम हो गया, जितने तक ये बेसिकली ऐसे पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन बना रहा है। अभी क्या करूँगा मैं, अगर इसको दो हाफ में डिवाइड करके मैं ऐसे वॉल्यूम देखता हूँ यहाँ पे, तो इतनी जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम एंड इतनी जो वॉल्यूम है दिस वॉल्यूम, ये बेसिकली एग्जैक्ट हाफ होता है। दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, तो दिस इज v अपॉन 2 एंड दिस इज v अपॉन 2, दिस इज v अपॉन 2 एंड दिस इज v अपॉन 2। अगर मैं रेड पेन से वापस से यहाँ पे लिखूँ तो दिस इज बेसिकली v अपॉन 2, v अपॉन 2, v अपॉन 2, v अपॉन 2, ऐसा हमारे पास है। तो आपको सिर्फ इतनी वॉल्यूम चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वॉल्यूम का हाफ करना पड़ जाएगा। तो पूरे वॉल्यूम का जब आप हाफ करोगे तो बेसिकली इसको 1/2 कर दो, सो दैट इज व्हाट, पाई r टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g अपने पास हो गया। सो दिस इज बेसिकली दैट वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है ये बेसिकली वही है, वही वाला वॉल्यूम है अपने पास। तो आप पाई r स्क्वायर h जो इनिशियल हमारे पास रेफ्रिजरेंट था उसमें पाई r टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g कर दोगे, तो पूरे जो हमारे पास वॉल्यूम था उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली इतना बचा, तो इतना ही बाहर निकल रहा है जो नीचे छेद है उसमें से। बट दिस इज नॉट द आंसर, तो इसको अगर मैं फिर से लिखूँ यहाँ पे तो क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है माइनस ऑफ पाई आर टू द पावर 4 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4g अपने पास, ये है अपने पास। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा आंसर नहीं है, तो उसके लिए देखो एक बार और मैं क्लैरिटी से यहाँ पे बनाता हूँ कि और क्या चीज़ मिस हो रहा है इसमें। ये हमारे पास ऐसा है एंड ये सपोज करो ऐसा भी नीचे तक आ गया, मतलब जितना मैंने सोचा वो नीचे तक ऐसा आ गया और ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास लाइक दिस, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है, दिस इज सिमेट्रिकल। यहाँ पे कुछ एक होल भी है हमारे पास, ये होल है। तो अभी एक बात और आपको क्या गौर करनी थी इस सवाल में, दैट्स वाई दिस सवाल इज़ फैंटास्टिक, दिस सवाल इज़ वेरी गुड सवाल। वो क्या है कि देखो अभी आपने इतना, चलो मैं इस छेद को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से सपोज करो दिस इज़ द छेद, ये इतना बड़ा होल है हमारे पास। तो जब हमने इतने वॉल्यूम ऑफ वाटर को हटा दिया तो हमारे पास इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा, ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर बचा, तो वही ऊपर वाला वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे है। बट क्योंकि अभी होल है नीचे में, छेद है नीचे में, इसलिए क्या होगा कि अभी जो ये वाला पोर्शन ऑफ वाटर है
ये तो स्टे नहीं करेगा ना यहाँ पे, क्योंकि होल है तो ये सीधा नीचे चला जाएगा वाटर। यहाँ पे ये वाटर क्यों स्टे करेगा, यहाँ पे होल है, देयर इज़ नथिंग, दिस इज़ कम्प्लीटली, मतलब ये कम्प्लीटली होल है यहाँ पे। तो स्टे करने के लिए अभी ये वाले वाटर के पास कुछ है ही नहीं, ये वाले लिक्विड के पास कुछ है ही नहीं, तो ये वाला लिक्विड भी तो बेसिकली बाहर जाएगा। तो वो वाला लिक्विड बाहर जाएगा, उसको हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा। एक बार इसको आप फिर रिवाइंड करके देखना कि उस वाले को हमने यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जब नीचे कोई सरफेस है ही नहीं तो ये वाला तो स्टे ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो आपको वो भी बाहर जाने का लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमने उसको बाहर जाने का कंसिडर नहीं किया, हमने जस्ट इसको ही आउट कर दिया है, बट ये वाला भी तो आउट होगा यहाँ पे। तो उसको मैं अभी कैलकुलेट करूँगा। तो उसको कैलकुलेट करने का अगेन सेम तरीका है, इसको आपने जैसे कैलकुलेट किया है सेम तरीके से, आपको इसकी रेडियस मालूम है, होल की रेडियस स्मॉल आ रहे हैं, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे बेसिकली सेंटर पे अगेन कुछ प्रेशर लोगे, और यहाँ पे कुछ, मतलब सेंटर पे हाइट तो बेसिकली 0 है, यहाँ पे कुछ आपको हाइट मालूम है, तो वो हाइट आप सबसे पहले निकालोगे। वो हाइट कितना होगा, r² ω² अपॉन 2g होगा। ये वाला हाइट आपके पास होगा, तो ये हाइट आपके पास हो गया, ये पूरा आपका वॉल्यूम है, तो अगेन उस वॉल्यूम का बाई 2 लोगे। रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, तो कैसे आप करोगे, पाई r² इंटू h कितना है, दिस है, एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्योंकि हाफ आपका हो जाएगा। तो अगेन इसमें आपको पाई r⁴ ω² अपॉन 4g आपको ऐड करना था। सो दिस इज़ बेसिकली द आंसर। नाउ द आंसर इज़ कंप्लीट। इस चीज़ को आप फिर से एक बार ध्यान से देखना। तो अगर मैं फाइनली आंसर लिखूँगा तो पाई r² h माइनस ऑफ दिस पाई r⁴ ω² अपॉन 4g माइनस पाई r⁴ ω² अपॉन 4g, ये आपको लेना है गाइस। सो दिस इज़ बेसिकली द आंसर। सो ये सवाल सबसे अच्छा सवाल था इन सारे सवाल में, जो कि पाथ फाइंडर से लिया है मैंने गाइस। तो एक बार फिर से देखना आपको समझ में नहीं आया तो, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, वहाँ पे कमेंट करके गाइस। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, या तो थियोरेटिकल लेक्चर के साथ या कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम के साथ, वो देखता हूँ मैं कैसे डिसाइड करना है गाइस। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय एंड टेक केयर।